Hello people and once again I welcome you all on Lopotra's YouTube channel. मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे. So after a long time I'm back with another law video and आज हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क केसेस की रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आए दिन काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जा रहे हैं रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर ऑफेंस. बट इससे पहले कि हम डायरेक्टली केसेस पर जंप कर जाए, लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज घरेलू हिंसा एंड इसकी एक डिटेल्ड डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत भी प्रोवाइडेड है. बट क्योंकि वो काफी बड़ी डेफिनेशन है, हम उसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि ऐसा डिस्कशन करेंगे कि हमें एक जस्ट समझ आ जाए डोमेस्टिक वायलेंस का. सो डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह का वायलेंट कंट्रोल होता है जो कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर एक्सरसाइज करता है. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन बाय द रिस्पोंडेंट जो कि डैमेज करता है, इंजर करता है, थ्रेटन करता है या फिर फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली या इकोनॉमिकली अब्यूज करता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस. And these can be of various types like sexual violence, physical violence, emotional violence and economic violence. एंड इसी को एड्रेस करने के लिए इंडिया में काफी तरह के लॉज इनैक्ट किए गए हैं दैट डील्स विद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी. सो विद दिस शॉर्ट डिस्कशन मुझे उम्मीद है कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है ये समझ आ गया होगा. And without any further delay, let's just come to our main topic of today, that is the top 5 case laws on domestic violence. देखिए, इन केसेस के जो फैक्ट्स हैं उनको हम काफी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बट द क्रूशियल पार्ट ऑफ इट दैट इज अ जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहला केस विच वी हैव हियर इज ललिता टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2018. दिस केस वॉज हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इसमें जो कंप्लेनेंट थी वो रिस्पोंडेंट की लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी एंड शी अप्रोच्ड द कोर्ट टू ऑब्टेन द मेंटेनेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. क्योंकि उसने ये सपोज किया था कि उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 125. इस मामले में जो एप्लेंट थी वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी विद हुम शी हैड अ किड, और जब ये कपल सेपरेट हुआ तब एप्लेंट ने अपने स्पाउस से सपोर्ट की मांग की, फॉर विच द गुमला फैमिली कोर्ट अलाउड गिविंग हर ₹2000 पर मंथ एंड ₹1000 टू हर चाइल्ड. इसके बाद एप्लेंट ने हाई कोर्ट में अपील की जिसने फैमिली कोर्ट के निर्णय को गलत ठहराया और पति के पक्ष में फैसला किया, जिसके बाद अपील करता फिर सुप्रीम कोर्ट में गई. जो इशू इन्वॉल्व था इस केस में वो ये था कि क्या एक लिव इन पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000 के अंदर मेंटेनेंस सीक कर सकता है. तो इस केस का जजमेंट अ बेंच ऑफ 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, which composed of the then CJI Ranjan Gogoi, Justice VV Lalit and KM Joseph, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक लिव इन रिलेशनशिप का पर्सन एंटाइटल्ड होगा to more relief than what is provided in section 125 of CRPC 1973. They pointed out that the petitioner in the case mentioned would have the right to seek maintenance under the Domestic Violence Act even though she is not the legally wedded wife and thus obligated to be maintained under section 125 of CRPC 1973. Now the second case which we have is Inder Raj Malik versus Sunita Malik. ये 1986 का केस है ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. इस केस में बेसिकली दो इश्यूज इन्वॉल्व थे. पहला ये कि क्या सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी 1860 एंड सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961
सब्जेक्टेड हैं टू द डबल जियोपार्डी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दूसरा इशू ये था कि क्या सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी 1860 इज अल्ट्रा वायर्स। सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में दिल्ली हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या एक पर्सन कॉन्विक्ट हो सकता है अंडर बोथ सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, टू विच द दिल्ली हाई कोर्ट आंसर्ड इन एफर्मेटिव। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये दोनों सेक्शंस डिस्टिंक्ट हैं, since under section 4 of the dowry prohibition act mere demand of dowry is subject to punishment, whereas in section 498A an act of cruelty committed against a newly wedded woman is punishable. As a result, it is possible to conclude that a person is subject to prosecution under both the sections. Moving on to the third case we have here is Hira Lal P. Harsora and others versus Kusum Narottam Das Harsora and others 2016। ये सबसे लैंडमार्क केस है। इस केस में एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया गया कि whether females can be liable under the Domestic Violence Act 2005। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के थ्रू एक्ट के स्कोप को ब्रॉडन करते हुए कहा कि जो टर्म रेस्पोंडेंट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज Q इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दैट कांट बी लिमिटेड टू अडल्ट मेल्स। The court concluded that the exclusion of adult males as respondents didn't have a rational connection to the objective of the Domestic Violence Act। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि women and non-adults दोनों ही included हैं as individuals who can seek legal remedies under the Domestic Violence Act। फर्दर कहा कि जो वर्ड respondent है under section 2 clause Q of Domestic Violence Act that can't be limited to the phrase adult male person। This means कि दोनों ही फीमेल्स एंड नॉन अडल्ट्स को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है एज रिस्पोंडेंट्स अंडर द एक्ट एंड as a result they provided redress against the Domestic Violence Act against female family members and non-adult perpetrators। आई होप कि आपको ये सारे ही केसेस अच्छे से समझ आ रहे होंगे एंड विद दिस वी जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट केस विच इज प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022। तो ये एक रीसेंट केस है हमारे पास। इसमें इशू ये था कि क्या एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम अपने राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर सेक्शन 19 को एनफोर्स करा सकती है इवन इफ शी हैजंट एक्चुअली लिव्ड देयर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन इफ अग्रीव्ड पर्सन इजंट इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू नातेदारी में नहीं है, with the respondent in a shared household at the time of filing application under section 12 of Domestic Violence Act, लेकिन किसी भी वक्त अगर वो रही है और had the right to live and has been subjected to domestic violence or is later subjected to domestic violence on account of the domestic relationship is entitled to file an application under section 12 of the Domestic Violence Act। सीधी सीधी सी बात है, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हो नहीं रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ विद दिस वी कम टू अ लास्ट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रेजिडेंस ऑर्डर ओनली इफ शी एस्टैब्लिशेस डोमेस्टिक वायलेंस। केस का नाम है श्री अभिजीत शाह वर्सेस श्रीमती संगीता शाह 2019। जब तक ये सैटिस्फैक्टरीली एस्टैब्लिश ना हो जाए कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब तक कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18, ना ही कोई रेजिडेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 19 या फिर कोई भी ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 या फिर कोई कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शुड बी पास्ड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, now with this we end our topic for today and I believe that you would have understood and liked the topic, and in case you have liked it, do not forget to hit the like button and subscribe the channel for more such informative video. Thank you.